हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। हमेशा की तरह आप लोग के बीच एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ उपलब्ध हुआ हूँ। यहाँ पर हम आपके बीच एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखेंगे कि आखिर उसके बारे में क्या जानकारियाँ हैं। और ये जो योजना है ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और इस योजना में जो 100% जो फंडिंग होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और इसका जो कार्यान्वयन भी होता है वो सीधे केंद्रीय एजेंसी के द्वारा ही होता है। तो ये हमारा यूपी ट्रिपल एस सी और स्टेट पीसीएस के जो भी एग्रीकल्चर के पेपर होंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है कि PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कहते हैं। आइए आगे की तरफ देखते हैं। इसका जो नोडल एजेंसी है, नोडल मंत्रालय एवं उसका परिचय, तो इसका मंत्रालय है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। भारत सरकार द्वारा ये गवर्न किया जाता है। और इसकी शुरुआत, इस योजना का शुभारंभ अगर देखा जाए तो 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। और इसमें राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो NAIS है और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना MNAIS इसको प्रतिस्थापित किया गया। तो इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए आइए आगे की तरफ देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और और बीमारियों के कारण जो फसल नुकसान होते हैं से जो हमारे किसान प्रभावित होते हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और बीमा कवर का भी प्रदान किया जाता है। किसानों की आय को स्थिर करना ताकि वे खेती के काम में निरंतर बने रहें, इसका मुख्य उद्देश्य है। तीसरा हमारा पॉइंट है किसानों को आधुनिक और अभिनव कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। और चौथा है हमारा कृषि क्षेत्र के ऋण को सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करना, जो किसानों को अनौपचारिक ऋण स्रोत जैसे कि साहूकार जो होते हैं पहले होते थे, जिनसे कि ऋण किसान लेते थे, प्राप्त करते थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा उनका इंटरेस्ट रेट होता था। तो उससे बचाव के लिए ये बीमा लेकर आया है, सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। आइए चलिए आगे की तरफ देखते हैं कि इसमें आगे की तरफ है कि किसानों के लिए जो प्रीमियम दरें क्या हैं कि सभी जो खरीफ की फसलें होती हैं उन पे उनका अगर नुकसान हो जाता है, चाहे उससे प्रभावित हो जाते हैं किसान, तो उस पर 2% का बीमा राशि है। रबी की जो फसलें होती हैं, जो हमारे गेहूँ हुआ और तमाम अदर फसलें हुए, तो उन फसलों पर 1.5% का बीमा राशि होता है। जो हमारी वाणिज्यिक जो होती हैं, कमर्शियल या बागवानी जो फसलें होती हैं उन पर 5% का बीमा राशि यहाँ पे कवर किया जाता है। निर्धारित प्रीमियम और किसान द्वारा दी गई दर के बीच के अंतर, जो सब्सिडी का वहन केंद्र और राज्य सरकारें 50% के अनुपात में, पूर्वोत्तर राज्यों में जो होता है वो 90 और 10 का होता है, इस तरीके से करती हैं। तो आगे का जो पॉइंट है, फसल कटाई के बाद कवरेज, जो पोस्ट हार्वेस्ट जो होता है, जो फसल कटाई के बाद की प्रक्रिया होती है, पोस्ट हार्वेस्ट कवरेज, तो यह योजना फसल कटाई के बाद की सुरक्षा भी प्रदान करती है।
अवधि की बात करें तो फसल कटाई के बाद अधिकतम 14 दिनों तक के लिए कवरेज उपलब्ध होता है। और इसमें अगर शर्तों की बात किया जाए कि इसके कुछ शर्त भी होते हैं, तो यदि फसल को खेत में सुखाने के लिए रखा गया है और उस दौरान चक्रवात या चक्रवर्ती वर्षा या बेमौसमी बारिश या ओलावृष्टि के कारण नुकसान होता है, तो व्यक्तिगत खेत के आधार पर दावों का निपटारा किया जाता है। तो यहाँ पे इसकी शर्त है। इसमें क्या कवर नहीं होता है, जो अपवर्जन की बात अगर कर दें तो निम्नलिखित कारणों से होने वाले जो नुकसान होते हैं उनको योजना के तहत कवर नहीं किया जाता। जैसे कि अगर युद्ध की स्थिति हो, शत्रुतापूर्ण कोई अगर आपका दुश्मन हो और वो आपकी फसल को नुकसान पहुंचा दिया हो, चाहे परमाणु जोखिम या किसी दंगे के कारण आपकी अगर स्थिति मतलब कि आपका फसल खराब हो जाता है, तो उस स्थिति में ये बीमा जो होता है ये कवर नहीं होता, फसल बीमा योजना। दुर्भावनापूर्ण जो क्षति होती है या फसल की अगर चोरी हो जाती है तो उसमें भी ये बीमा उसको कवर नहीं करता। घरेलू या जंगली पशुओं द्वारा जब अगर चराई के कारण भी अगर कोई पशु जो छुट्टा जो सांड होते हैं, चाहे अदर जो भी चीज़ें होती हैं बफलोज वगैरह, तो वो अगर आपके फसलों को अगर चराई के माध्यम से चाहे अगर किसी अन्य माध्यम से भी अगर वो नुकसान पहुंचा देते हैं तो वो यहाँ पे इस बीमा के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता। इसकी उपलब्धियों की अगर बात की जाए तो उपलब्धियों में पूरी तरह से स्वैच्छिक अगर यहाँ पे तो वर्ष 2020 से यह योजना सभी किसानों मतलब ऋणी और गैर ऋणी दोनों के लिए पूरी तरह स्वैच्छिक कर दी गई है, ठीक ना। तो अगर कोई ऋण भी लिया है चाहे वो नहीं भी ऋण लिया है तो उसके लिए स्वैच्छिक कर दी गई है। तकनीक का अगर समावेश अगर बोलें कि आखिर इसमें तकनीकी क्या है, तो उनका भी उसमें किया गया है कि दावों के जो भी दावे किए जाते हैं उनका त्वरित निपटान और मतलब यहाँ पे किया जाएगा पारदर्शी तरीके से। और पारदर्शिता के लिए इसमें ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और डीजी क्लेम पोर्टल का भी उपयोग इसमें किया जा रहा है। साथ ही साथ और समय पर सूचना जो स्थानीयकृत आपदाओं की स्थिति में किसानों को ऐसा हो जाता है कि 72 घंटे के भीतर इस नुकसान की रिपोर्ट बीमा कंपनी या संबंधित को मतलब अधिकारी को देनी होती है। ये समय पर सूचना का आधार यहाँ पे होता है, तो इन सब सारी चीज़ों का उस पर ध्यान दिया जाता है। इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हैं जो परीक्षा के लिए आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए चलिए उनको देखते हैं। आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो उनका है पहला है यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY किस वर्ष शुरू की गई थी, तो यहाँ पे आपका उत्तर दिया गया है 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए किसानों द्वारा देय प्रीमियम कितना होता है, तो खरीफ फसलों के लिए हमारा जो देय प्रीमियम होता है वो 2% होता है। रबी फसलों की अगर बात करें कि रबी फसलों के लिए जो योजना के द्वारा जो देय प्रीमियम होता है वो 1.5% होता है। वहीं पे अगर वाणिज्यिक फसल और बागवानी फसलों के लिए अगर प्रीमियम की बात की जाए तो 5% का होता है। ये अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है परीक्षा में, तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। आगे आपसे पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा ये योजना संचालित होती है। आइए आगे की तरफ देखते हैं। फसल कटाई के बाद अधिकतम कितने दिनों तक चक्रवाती बारिश से हुए नुकसान को इस योजना में कवर किया जाता है, तो 14 दिन तक यहाँ पे अगर फसल कटाई आपकी हो गई होती है
तो उसके बाद भी अगर 14 दिनों तक आप उसको अगर खेत में रखे हैं, सुखा रहे हैं और चक्रवाती बारिश हो गई, चाहे ओलावृष्टि हो गया, तो उन सारी चीज़ों में 14 दिन तक इसको क्या बोला जाता है कि कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। वर्ष 2020 के संशोधन के बाद यह योजना किसानों के लिए कैसी है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी पूरी तरह से स्वैच्छिक, कम्प्लीटली वॉलेंटरी तरीके से हो जाती है। सामान्य राज्यों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच प्रीमियम सब्सिडी का अनुपात कितना होता है? तो सामान्य राज्यों में 50% का होता है। शुरुआत में तो ये जब निकाला गया था तो 100% था, लेकिन बाद में इसको जो सामान्य होते हैं वहाँ पे इसको 50% केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकारें होती हैं। लेकिन वहीं पे अगर केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए जो कुछ हैं, तो वहाँ पे जो केंद्र सरकार का हिस्सा होता है वो हमारा 90% का हो जाता है और 10% का राज्य सरकार का हो जाता है। तो यहाँ पे होता है। आगे की तरफ देखते हैं। पूर्वोत्तर राज्य जो है नॉर्दर्न ईस्ट के लिए केंद्र सरकार की प्रीमियम सब्सिडी का जो हिस्सा होता है, तो वहाँ पे 90% जो अभी हमने आप लोगों को बताया था, 90% यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर नहीं किया जाता? तो ऑप्शन नंबर जो सी है कि अगर युद्ध की स्थिति या मैलिशियस अगर दुर्भावनापूर्ण अगर क्षति किसी तरीके से डैमेज अगर हो जाता है तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है कि इसके अंतर्गत कवर नहीं किया जाएगा। तो आइए आगे की तरफ देखते हैं। दावों के त्वरित भुगतान के लिए हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय पोर्टल मॉड्यूल का क्या नाम है? तो इन प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए जो अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रीय पोर्टल मॉड्यूल लॉन्च किया गया है वो है डीजी क्लेम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा कि डीजी क्लेम यहाँ पे हमारा सही है। डीजी क्लेम पोर्टल अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने निम्नलिखित में से किस योजना को प्रतिस्थापित किया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है NAIS और MNAIS, ये दो ऐसी योजनाएं थीं जिनको इस योजना में रिप्लेस कर दिया गया था। तो यहाँ पे NAIS और MNAIS यहाँ पे सही होगा। फसल नुकसान का आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किस आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही होगा, क्योंकि सैटेलाइट इमेजरी जो है उसका भी प्रयोग किया जा रहा है, ड्रोन का भी उपयोग किया जा रहा है और मोबाइल ऐप का भी उपयोग किया जा रहा है। तो उपरोक्त यहाँ पे सभी होंगे सही, क्योंकि जो आधुनिक तकनीकी है उसका भी प्रयोग धीरे धीरे सरकार ने इसका करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत स्थानीयकृत आपदाएं जो लोकलाइज्ड रिस्क होते हैं में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बादल फटना और जल भराव जो होता है कि कुछ ऐसे इलाके होते हैं जो लोकली जैसे कि बाढ़ आ जाना, वहाँ पे जल भराव ज़्यादा हो जाता है, तो उस स्थिति में या कहीं पे अगर बादल फट जाता है, बादल का फटना, तो उन सारी जो कुछ पर्टिकुलर जगहें होती हैं जहाँ पर ये केवल होता है, तो उसको भी इन आपदाओं में शामिल कर लिया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। यदि कोई किसान व्यक्तिगत आपदा के कारण फसल नुकसान की रिपोर्ट करना चाहता है तो उसे कितने घंटे के भीतर बीमा कंपनी को सूचित करना होता है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ये सही होगा। 72 घंटे के अंतर्गत वो अगर बीमा कंपनी को सूचित कर देता है कि जैसे उसका व्यक्तिगत आपदा जो है लोकलाइज्ड अगर क्लेमिंग होता है, अगर उसके कारण जो लॉस उसको देखना पड़ता है फार्मर को, तो उसको 72 घंटे के अंतर्गत वो सूचित करेगा, तो उसको फ़ायदा उसको मिल सकता है। आशा करता हूँ आपको जानकारी बेहतरीन लगी होगी। तो
आपकी तैयारी के लिए ये हेल्प कर सकता है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिले होंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अनुपयोगी है। तो आप अपने दोस्तों को चाहे ग्रुप में इसको आप शेयर कर सकते हैं। और कोई अगर दिक्कत हो, चाहे कोई अगर सुझाव हो, अभी तो मैं थोड़ा नया हूँ, थोड़ा हो सकता है कि अभी बोलने में थोड़ा एक फ्लुएंटली नहीं आ पा रहा है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन धीरे धीरे मैं अपनी कोशिश करूँगा कि इस सारी चीज़ों को मैं भी सुधार करूँ। तो लेकिन जो भी जानकारियाँ हैं ये आपको ऑथेंटिक जानकारियाँ हैं, इसमें कोई ऐसा इफ़ और बट की बातें नहीं हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो आप जुड़े रह सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में, नए स्कीम्स के साथ, नए जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।